दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं टेररिज्म की। पहले पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म होता था। जब से बांग्लादेश से शेख हसीना बाहर हुई है तब से बांग्लादेश की तरफ से भी पाकिस्तान ट्राई कर रहा है टेररिज्म करने की नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और इन सब डिस्कशन को हम डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी देखा जाए वैसे तो फिल्म मेकर है, मेरे क्लासमेट भी हैं, लेकिन इनको पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है, स्पेशली सिक्योरिटी मैटर्स में बहुत इंटरेस्ट है और डिफेंस के अंदर भी अच्छी नॉलेज रखते हैं और साथ में सीखने की नॉलेज है, सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी जब वीडियो बनाता हूं तो मैं बहुत सी चीजें सीखता हूं। कुछ तो मेरे को नॉलेज है वैसे भी, फिर मैं जो पढ़ता हूं या जो कुछ करता हूं उससे मुझे और ज्यादा नॉलेज होती है। तो उदय शंकर पानी जी भी उसी कैटेगरी के हैं। हम क्लासमेट है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मेरे को भी ओवरलैप कर सकते हैं ये अपने जो नॉलेज की वजह से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान किस तरीके से बांग्लादेश के थ्रू इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि बहुत देर से पाकिस्तान कोशिश में था, जब शेख हसीना पावर में थी तो उस टाइम पे पीएम मोदी गए थे बांग्लादेश के अंदर 2015 में और तब बहुत से एग्रीमेंट किए थे उनके साथ। साथ में जो डिफेंस का जो बॉर्डर का एग्रीमेंट था वो भी कर लिया था कि यहाँ पे बाउंड्री खींच दी थी उस टाइम पे। बहुत से एरिया हमने उनको दे दिए थे पेपर पे, बहुत से एरिया हमने ले लिए थे और साथ में ये भी कहा था उनसे कि यहाँ से मिलिटेंट आपके एरिया में रहते हैं उनसे आप निकालिए। तो उस टाइम पे जो अल्फा के मिलिटेंट थे वो थे चिटागोंग पोर्ट के आसपास या चिटागोंग हिल्स के अंदर। तो बांग्लादेश की आर्मी ने उनको वहां से निकाला और उसके बाद हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। और वैसे भी देखा जाए जब शेख हसीना को मारने की कोशिश की गई 5 अगस्त 2024 को, तो शेख हसीना इंडिया के अंदर आए। लेकिन जब से शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर हुई है, मोहम्मद यूनिस आ गए और मोहम्मद यूनिस के आने के बाद डीप स्टेट और यूएस को एक मौका मिल गया। उनको गिराने का भी जो काम था वो भी डीप स्टेट ने किया था और वहां से इंडिया को टारगेट करने लगे। क्योंकि ना तो यूएस चाहता है कि इंडिया मजबूत हो, ना चाइना चाहता है। और इनका जो एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है या फ्रंट कंट्री वो है पाकिस्तान, जिसको यूज करते हैं इंडिया के खिलाफ। पहले भी पाकिस्तान को यूज किया जाता था यूएस के द्वारा ताकि इंडिया पे अटैक करो। इवन चाइना उनको यूज करता था कि आप इंडिया के अंदर मिलिटेंसी भेजो, इंडिया को बिजी रखो। लेकिन जब पीएम मोदी आए तो बहुत से एक्शन लिए गए। मिलिटेंसी को एक तरीके से टोटली खत्म कर दिया था नॉर्थ ईस्ट के अंदर। लेकिन अब दोबारा से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंसी को स्टार्ट किया जाए। और इसके पीछे जो मेन काम चल रहा है पाकिस्तान का, साथ में बांग्लादेश की इंटेलिजेंस वो भी है। जो आर्म्स देते हैं नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स को वो देता है चाइना और कुछ मिलिटेंट को पैसे देता है अमेरिका। और आज दोबारा से यहाँ पे मिलिटेंसी स्टार्ट करने की बात की जा रही। एक मेजर अटैक होने वाला था असम के तिनसुकिया के अंदर और वहां पे पुलिस ने 2 अल्फा आई के मिलिटेंट्स को पकड़ लिया जो वहां पे सिविलियंस के ऊपर अटैक करना चाहते थे, वहां पे सिचुएशन को खराब करना चाहते थे। ये जो लोग थे, ये जो नाम थे इन लोगों के, वो थे सिमोर असम अलियास हेमंत ज्योति बरुआ और मनोज असम अलियास पप्पू मोरन। और दोनों तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट थे। और इनको कहा था पाकिस्तान के ऐसे नहीं कि आप जाइए यहाँ पे गन चलाइए, लोगों पे अटैक करिए, सिविलियंस को मारिए, ताकि यहाँ पे पीस खत्म हो। और सिविलियंस को मार के जो आप काम करेंगे उससे इंडिया की इंसल्ट होगी, इंडिया के अंदर मिलिटेंसी स्प्रेड होगी। यानी कि अब नॉर्थ ईस्ट से भी इंडिया के अंदर मारने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के ऐसे के द्वारा। दूसरी तरफ 8 मिलिटेंट्स जो जमात इस्लामी को बिलोंग करते, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते थे, उनको भी गुजरात एटीएस ने पकड़ लिया। और सब चीजों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, पहले तो पाकिस्तान बॉर्डर से मिलिटेंट्स को भेजता था, उससे पहले पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिलिटेंट्स को रेस करता था, उन्हीं को कहता था आप अटैक करिए। आपको याद होगा कि मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले यहाँ पे जगह जगह अटैक हुआ करते थे पूरे इंडिया के अंदर, वो बंद हो गए और पीएम मोदी ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन रिसेंटली देखा गया कि पाकिस्तान दोबारा से अपने आप को खड़ा कर रहा है और इंडिया के अंदर जो उनके जिहादी बैठे हैं उनको कह रहा है कि आप इंडिया के अंदर अटैक करो, मिलिटेंसी लाओ और इंडिया को डिस्टर्ब करो। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की रची एक बड़ी मास्टर प्लानिंग चल रही है। देखिए, मोहम्मद यूनिस का आपने देखा कि उसने गलती से एक बार ये कह दिया कि भाई अभी टाइम आ गया है कि चिकन नेक को तोड़ा जाए, हिंदुस्तान से अलग किया जाए ये पोर्शन। तो उसी दिशा में ये लोग वहां पर मिलिटेंसी को और बढ़ावा दे रहे हैं। और हिंदुस्तान से तो खैर, हिंदुस्तान में हमारे दुश्मनों की तो कोई कमी नहीं है, उनके थ्रू भी अपने जितने स्लीपर सेल हैं उनको एक्टिव किया जा रहा है। तो ये सारा का सारा जो है, ये एक्चुअली वाटर ट्रीटी के ऊपर जो घबराया हुआ है ना पाकिस्तान, वो लगा हुआ है इस पे। एंड डेफिनेटली उनका तो सदियों से यही चला आ रहा है इन ये तीनों कंट्रीज का कि भाई हिंदुस्तान को पावरफुल नहीं होना चाहिए। वो पावरफुल होगा तो हमारी आवाज नीचे हो जाएगी, देन हम बदमाशियां नहीं कर पाएंगे।
अभी तो हम साला थोड़ा बदमाश कुछ भी बोलते हैं जाके वो चपत ऐसी पड़ती है कि हमारे को फिर सालों सालों दर्द रहता है उस चपत का। तो ये उनकी प्लानिंग चल रही है एंड इन ऑल डायरेक्शंस, हर जगह पर वो लोग क्रिएट कर रहे हैं हिंदुस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम से और मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट के वहां से और स्मगलिंग का और अरे ये करते रहेंगे सर जब तक हिंदुस्तान ये ना कहे यार सॉरी सॉरी। ओ हिंदुस्तान सॉरी कभी बोलने नहीं वाला। हिंदुस्तान अभी पावरफुल है और हिंदुस्तान को अभी डराना मुश्किल है। और पाकिस्तान का सर एक और भी डर है उसका, वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता हिंदुस्तान के साथ। उसको पता है कि मैं उधर सुनिए सुनिए एक बात, पहले कन्फ्रंटेशन ली ना उन्होंने, पहलगाम अटैक किया ना, तो हमने वहां पे ऑपरेशन से दूर कर दिया, तो इसलिए वो अवॉइड कर रहा है ना। बिल्कुल 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 वो डरे हुए हैं सर कि इनको हेड ऑन तो हम लोग लड़ नहीं सकते, तो इनको चोरों की तरह हम लोग अपना गोरिल्ला टैक्टिक्स करके हर फील्ड में इनको तंग किया जाए, कॉकरोच पार्टी बना दी जाए, राम मंदिर के अंदर बदनाम कर दिया जाए, आरएसएस बीजेपी को हम बदनाम, ये सर ये सारी की सारी जुड़ी हुई चीजें हैं। ये यहाँ पर जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था, दे आर ट्राइंग टू वीकन द गवर्नमेंट, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। आज हिंदू जागृत है बिल्कुल, और वो सारा ये अखिलेश का, ये बंगाल का, ये अपना और एक चीज आपने देखी है, जिसने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की वो खुद खत्म हो गया, चाहे डीएमके हो या टीएमसी हो सर इनको आने दीजिए। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट, लेट अस ट्रस्ट अवर लीडर्स, दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ दिस खतरनाक इरादे। ये जो तिगड़े जो अपने चमचे लोग बैठे हुए हैं अपने, उनको करने दीजिए। उनको उनका काम है सिर्फ टेरर क्रिएट करना, टेरर एक्सपोर्ट करना, इस्लामिक कल्चर को एक्सप्लॉइट करना, और उनका जो बाप है फॉर इकोनॉमिक रीजन वो जो चाइना वो करता रहता है। तो मैं दादा रहूंगा, वो अभी देखिए काफी, हाँ उसको रह के मैं दादा रहूंगा। हिंदुस्तान दादागिरी नहीं कर सकता हमारे साथ, हिंदुस्तान की ताकत नहीं बढ़ा सकते। हिंदुस्तान को जितना हम कमजोर करेंगे उतना चाइना मजबूत होगा। दैट इज देयर चाल। और हमारे लीडर्स, हाँ देखिए उधर सिंपल सी बात है, यूएस भी नहीं चाहता इंडिया स्ट्रांग हो, चाइना भी नहीं चाहता इंडिया स्ट्रांग हो, इनको इंडिया से डर लगता है। और देखिए पहले टाइम में इंडिया की जो आप देखिए जो जीडीपी थी वो 70% तो इंडिया की जीडीपी थी, तभी तो यहाँ पे लोग आते थे इंडिया के अंदर सोने की चिड़िया कहते थे लूटने के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं जो आपका नॉर्थ ईस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं भी रहा हूँ, अल्फा यहाँ पे बहुत एक्टिव था आसाम के अंदर, 80s और 90s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब से यहाँ पे पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने वहां पे बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, बहुत से और भी काम किए, हर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काम किया। फिर आपने देखा कि मणिपुर के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, वहां पे भी बहुत डेवलपमेंट का काम किया, वहां पे चाइना भी इन्वॉल्व था, वहां पे रशिया भी, आपका अमेरिका भी इन्वॉल्व था। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब पीएम मोदी 2015 में बांग्लादेश जा रहे थे, तो उसी टाइम पे हमारे 20 सैनिकों को मार दिया था आपके मिलिटेंट्स ने, जो आपके और वो म्यांमार में भाग गए। उसके बाद इंडिया ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी म्यांमार के अंदर, जब हमारे 80 कमांडो उनको भेजा गया, बॉर्डर के से पहले उनको उतार दिया गया हेलीकॉप्टर से, और वहां पे 3-4 किलोमीटर अंदर गए, अंदर जाकर के उन्होंने जो कैंप थे NSCN-M के, उनको घेर लिया। दो टीम, दोनों कैंपों के लिए दो टीमें बनी थी, एक वहां पे घेरने को बनी थी, दूसरी अटैक करने को बनी थी। वहां पे 40 मिलिटेंट को मार दिया। साथ में उस टाइम पे म्यांमार की गवर्नमेंट से इंडिया ने कहा कि आप जितने भी कैंप है उनको बंद करो। म्यांमार की गवर्नमेंट ने भी वहां पे कैंपों को बंद किया। तब से नॉर्थ ईस्ट के अंदर पीस थी, लेकिन रिसेंटली फिर कोशिश की जा रही है। जैसे असम के अंदर अल्फा खत्म हो गया था, तो अल्फा की जो एक कुछ लोग बैठे थे बांग्लादेश के अंदर, उसको पीएम मोदी ने कहा इनको यहाँ से निकालो, तो शेख हसीना ने उनको निकाल दिया। लेकिन जब से यहाँ पे मोहम्मद यूनुस आए, फिर अब यहाँ पे दूसरे उनके जो प्राइम मिनिस्टर आए, जो उनके पॉलिटिकल लीडर हैं, तो यहाँ पे जो अल्फा के लोग हैं वो इस टाइम पे एक्टिव हो रहे हैं। साथ में दूसरे मिलिटेंट के ग्रुप वो भी एक्टिव हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और वहां पे जमाते इस्लामी पार्टी है वो इनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आज बांग्लादेश के अंदर पूरे तरीके से आईएसआई घुस चुकी है, और साथ में जो बांग्लादेश की जो आर्मी है या उनकी इंटेलिजेंस है वो भी इनको सपोर्ट कर रही है। और देखिए जो दो मिलिटेंट यहाँ पे आए अल्फा आई के, वो एक स्विफ्ट कार जिसका नंबर है AR-20A5892, वो असम के अंदर एंटर किए वाया जयरामपुर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और ये आए थे म्यांमार से। और इनको इंस्ट्रक्शन थी कि 3 सुखिया टाउन में जाइए, और वहां जाकर के इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां चलाइए, बम फेंकिए, उनको मारिए, ताकि यहाँ पे पीस डिस्टर्ब हो। और ये जो आए, इनके पास बहुत से आर्म्स थे जो पुलिस ने पकड़ लिए। 2 AK-57 राइफल थी, 172 एम्यूनिशन के राउंड थे,
कुछ हैंड ग्रेनेड से, इमरजेंसी मेडिसिन थी, साथ में फूड सप्लाई थी, ताकि ये बहुत देर तक जंगल में रह सके। और इनके पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी थे जो पकड़े गए। तो अल्फा के लोग तो पकड़े गए, और इसके साथ साथ जो बाकी इसके साथ साथ एक दूसरी एक्टिविटी चल रही थी। यहाँ पे एक फेक करेंसी का काम चला, वो भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और ये रैकेट को रन कर रहे थे साहिल अलियास इस्लाम अली और उनकी वाइफ सुमी, साथ में इनके अफसनुर रहमान थे। और ये लोग वो करोड़ों रुपए फेक करेंसी के लखनपुर के अंदर भेजने की कोशिश कर रहे थे। वहां से गुवाहाटी के अंदर भेजने का इनका नेटवर्क चल रहा था, जिसको हमारी एटीएस ने पकड़ के इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। साथ में एक और इंसिडेंट सामने आई है, गुजरात एटीएस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया जो बिलोंग करते थे जैश-ए मोहम्मद को, पाकिस्तान की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और उनका काम था कि यहाँ पे अपना टेरर नेटवर्क फैला दिया जाए गुजरात के अंदर, क्योंकि आज पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आ रही है कि गुजरात के हमारे पीएम हैं और गुजरात से हमारे होम मिनिस्टर आते हैं, तो गुजरात के अंदर इससे पे एक्टिव हो रहे हैं। और एटीएस ने जब पकड़ा गया तो उनसे कहा गया था कि वो यहाँ पे अपना ऑपरेशनल नेटवर्क स्टार्ट करें 6 महीने के अंदर, और बाद में यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटी करें। इनमें से 7 आदमी गुजरात के थे और एक आदमी था मध्य प्रदेश का। और इनको जब पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया, तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो आईएसआई का नेटवर्क था टोटल तरीके से ब्लास्ट खत्म हो गया या उसको खत्म कर दिया गया। तो आज हमारी गवर्नमेंट और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी, साथ में हमारी स्टेट एटीएस, वो ऐसे काम करें जैसे देश को बचाने का काम किया जा रहा है। और इनकी मजबूती की वजह से कोई भी टेरर एक्टिविटी इंडिया के अंदर हो नहीं पा रही, जो पाकिस्तान दूसरी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से टेरर एक्टिविटी की जाए और देश के अंदर गड़बड़ी फैलाई जाए, देश की इकोनॉमी को हर्ट किया जाए, देश की पीस को डिस्टर्ब किया जाए और वर्ल्ड को कह दिया जाए हिंदुस्तान तो सेफ नहीं है, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट भी ना आए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की वजह के एक्शन की वजह से या गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग एक्शन की वजह से सारी के सारे इनके डिजाइन फेल हो गए। आपको एक और बात याद दिला दूं, जब आपके हमारे अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर बने थे, तो 4 साल पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि पूरे इंडिया से नक्सल्स को खत्म कर दिया जाएगा मार्च 2026 तक। और देखिए, पूरे नक्सल्स नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। होम जो अमित शाह की चालाकी की वजह से, उनकी कैपेबिलिटी की वजह से, और आज नक्सलिज्म खत्म हो चुका है इंडिया से। चलिए, प्रोग्राम यही खत्म करते हो, आप फाइनल वर्ड कीजिएगा, प्रोग्राम को यही वाइंड अप करेंगे। सर, मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जिहादियों को इन्होंने प्लांट कर दिया था बॉर्डर के बड़े सेंसिटिव एरियाज में, एकदम वहां पर। और इन्होंने जैसे बंगाल के अंदर काफी हावी हो गए थे पूरा, और आसाम के अंदर पूरा ये जिहादी इतने भर गए थे आके, आज उनको जो भगा रहे हैं, इनके पंख कट रहे हैं सर। इनके जो जोर था ना, इनका जो ताकत थी आके, वो सारी खत्म हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ी घबराहट है इनकी कि जो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए अंदर से, और लेकिन ये अभी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, अपना शाह साहब मोदी जी तो उनके ऊपर पूरा बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यास को जिस तरह से निकाल रहे हैं आके, तो इनका जो सपोर्ट सिस्टम था वो खत्म हो गया, और इसीलिए उनकी घबराहट हो रही है, इसलिए वो नए नए फ्रंट खोल रहे हैं। उदय, एक और बात देखिए ना, कि जो एक मेन हर्डल थी हमारे काम के पीछे, वो थी बांग्लादेश, जो वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट हटने के बाद पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। साथ में बांग्लादेश इस टाइम पे परेशान है, साथ में अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है, साथ में चाइना परेशान है। आपको याद होगा, जब यहाँ पे पीएम मोदी इलेक्शन जीते थे, तो ट्रंप, जब बीजेपी इलेक्शन जीती थी बंगाल के अंदर, तो ट्रंप का उनको फोन आया और मुबारकबाद दी। किस बात की मुबारकबाद? कि आप वेस्ट बंगाल का गेम जीत गए। क्योंकि ट्रंप को यह था कि यहाँ पे गवर्नमेंट हार जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, तो यहाँ पे दोबारा से इंडिया को तोड़ने की बात की जाएगी। चलिए, प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। बहुत सी बातें हमारे पास करने की, लेकिन अब टाइम की वजह से हम आज प्रोग्राम छोटा करना चाह रहे थे। बंगाल का इशू वॉज इंटरनेशनल इशू, एक्चुअली इंटरनेशनल इशू था जो इंडिया जीत गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए, तो हम प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।